नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं कश्मीर का सच। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कश्मीर का सच इसलिए क्योंकि कश्मीर का एक झूठ भी है, झूठी खबरें भी हैं, झूठे नैरेटिव भी हैं कश्मीर को लेकर जो लगातार फैलाए जा रहे हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान परस्तों की तरफ से कश्मीर को लेकर के जब से वहां 370 हटी है, लगातार फेक नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं और इन्हीं फेक नैरेटिव को हम काउंटर भी कर रहे हैं और कश्मीर का सच भी आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम संवाददाता जम्मू कश्मीर में हैं, जगह जगह से हमको रिपोर्ट भेज रहे हैं। हम कश्मीरी वहां पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा रहे हैं। हमारे साथ एक मेहमान भी होंगे, खास कश्मीर से मेहमान होंगे, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर का एक झूठ भी है और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान परस्तों का एक फेक नैरेटिव भी है। तो कश्मीर को लेकर किस तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, आइए जरा उनका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। नजर डालिए, ये न्यूज चैनल है या झूठ चैनल? पाकिस्तान के न्यूज चैनल 92 न्यूज ने एक वीडियो दिखाते हुए खबर दी कि कश्मीरी महिलाओं को उठाने गए आरएसएस से जुड़े 76 लोगों को मार दिया गया। सच क्या है? सच यह है कि पाकिस्तान चैनल पर जो दिखाया जा रहा वीडियो है वो 2010 के दंतेवाड़ा नक्सली हमले का है। इस हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। तो ये 92 न्यूज चैनल ने जो खबर दिखाई पूरी तरह से झूठी, जो वीडियो दिखाया वो फेक था। ये पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं उनका सच है, ये फेक निकला है। देखिए, सोशल मीडिया पर कश्मीर के नाम पर एक और वीडियो फैलाया जा रहा है जिसमें काली टी शर्ट पर पुलिस लिखा है और यह पुलिसकर्मी महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी कर रही है और यह कहा जा रहा है कि वीडियो कश्मीर का है, जबकि यह वीडियो पाकिस्तान के सिंध का है। और सच यह है कि पाकिस्तान की पुलिस सिंधी महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी कर रही है। तो यह भी फेक साबित हुआ। पाकिस्तान की जो पुलिस है उसकी करतूत जो है, उसका जो कुछ वो जिस तरह से दमन कर रही है, उसको कश्मीर के नाम पर फैलाया जा रहा है। तो ये भी झूठ निकला, फेक निकला, ये भी सोशल मीडिया पर। एक और देखिए, सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी द्वारा सेब का पेड़ काटने का वीडियो शेयर किया जा रहा है, यह कहकर कि आम कश्मीरियों को परेशान करने के लिए सरकार वहां सेब के पेड़ कटवा रही है। जबकि सच यह है कि यह वीडियो कश्मीर का नहीं, हिमाचल प्रदेश का है और 1 साल पुराना है। अवैध कब्जे हटाने की मुहिम के तहत दरअसल हिमाचल प्रदेश में ये पेड़ काटे जा रहे हैं। सच ये है, कश्मीर का सच ये भी है कि आतंकवादियों ने, कल हमने आपको दिखाया था कि आतंकवादियों ने एक सेब के व्यापारी को, त्राल में एक सेब के व्यापारी को जाकर धमकाया और उनको कहा कि वो अपने सेब की खेप बेचने के लिए ना भेजें। तो ये कश्मीर का सच है और ये जो झूठ था हमने आपको दिखाया। और कश्मीर के कुछ सच ऐसे भी हैं जो आपको कोई नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया पर ये हैं, आइए वो हम आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले कश्मीर का एक और झूठ है कि मीडिया पर वहां प्रतिबंध है और अखबार छप नहीं रहे। विदेशी मीडिया ने कई बार ऐसा कहा कि वहां पर ब्लैकआउट है, जबकि बार्क इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 5 से 16 अगस्त के बीच कश्मीर में जो वहां पर कशीर चैनल है उसकी दर्शक संख्या में 50% का इजाफा हुआ और इसी अवधि में बाकी न्यूज चैनलों की दर्शक संख्या में 30 से 80% की बढ़ोतरी हुई है। तो यह कश्मीर का सच है कि मीडिया वहां पर है, न्यूज चैनल हैं, वहां पर चैनल हैं जिनको दिखाया जा रहा है और ये जो है उनके आंकड़े भी हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठ के कुछ पत्रकार, पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग और साथ साथ कुछ विदेशी मीडिया ये झूठ फैला रहा है कि वहां अखबार नहीं छप रहे हैं, वहां मीडिया पर गैग है, मीडिया काम नहीं कर पा रहा है। तो ये बात है। कश्मीर का कुछ और भी सच है जो, ऐसा मैंने कहा कि जो आपको कोई नहीं दिखाएगा वो हम आपको दिखाएंगे। कश्मीर का ये सच भी देखिए जो आपको दरअसल कोई नहीं दिखा रहा है। केटी हॉपकिंस, वो ब्रिटेन की एक स्तंभकार है, उन्होंने ट्वीट किया, कश्मीर में मोदी ने जो बदलाव किया उससे महिलाओं को समान अधिकार मिले, बाल विवाह पर रोक लगी और गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव खत्म हुआ है। इस्लाम के नाम पर 3 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, फिर भी आप इन राक्षसों का पक्ष लेते हैं और इन परिवर्तनों से नफरत करते हैं। ये केटी हॉपकिंस ने ट्वीट किया। एक और ट्वीट देखिए, इम्तियाज हुसैन जो कि वहां के बड़े एक पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, बीबीसी को लेकर उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा। बीबीसी उर्दू की स्टोरी में रिपोर्टर ने दंगाइयों का पक्ष लेते हुए यह तर्क दिया कि उन्हें लगा होगा कि ट्रक में सुरक्षा बलों के जवान हैं, इसलिए उन्होंने ट्रक ड्राइवर को मार दिया। एक पत्रकार ने जिस तरह एक हत्या को सही ठहराया, जायज ठहराया, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि शर्म को भी शर्म आनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने, इम्तियाज हुसैन ने यह भी कहा कि जिस तरह से पत्रकारिता का ये जो अंत है ये दुखद है और उन्होंने कहा RIP, रिप यानी रेस्ट इन पीस जर्नलिज्म। ये बीबीसी उर्दू पर बहुत कड़ी
और सटीक टिप्पणी कह सकते हैं इम्तियाज हुसैन ने करी। इससे विदेशी मीडिया का एजेंडा जो है वो भी एक्सपोज हो रहा है कि किस तरह से एक हत्या को दंगाइयों द्वारा एक ट्रक ड्राइवर की जो हत्या की गई उसको भी जायज़ ठहरा रहा है बीबीसी जैसा जो है अंतर्राष्ट्रीय जो एक मीडिया हाउस है वो भी। और कश्मीर का आज का सच क्या है, आज के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाताओं ने जो वहां से भेजे। 28 तारीख है आज, और ये आज श्रीनगर के दृश्य हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। दुकानें खुली हुई हैं, ये आप देखिए कि रोजमर्रा की जो दुकानें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं लोगों को मिल रही है, ये आपको श्रीनगर से हम दृश्य दिखा रहे हैं। कुछ दुकानें बंद भी हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ दुकानें बंद भी हैं, लेकिन ट्रैफिक सड़क पर चल रहा है, लोग निकल रहे हैं, लोग जो हैं सड़कों के बाहर आप देख रहे हैं। यहाँ पर फुटपाथ पर भी जो बाजार लगे हैं वो भी लग रहे हैं। और ये आज के दृश्य हैं, 28 तारीख के, 28 अगस्त के दृश्य हैं श्रीनगर से। आज के दृश्य जो हमारी कैमरा टीम ने आज ही हमें भेजे हैं, और ये कश्मीर का सच है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑटो अब चलने लगे हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि प्रतिबंध अभी भी हैं, मोबाइल फ़ोन बंद हैं, अब भी लोगों को थोड़ी दिक्कतें भी हैं, लोगों को परेशानियां भी हैं, टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सब बंद है, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है। ये आप दृश्य देख रहे हैं, सड़क के दृश्य हैं, श्रीनगर के दृश्य हैं, आज के दृश्य हैं कि किस तरह से महिलाएं भी आपको सड़क पर दिखेंगी, यूथ भी आपको सड़क पर दिखेंगे, सड़क पर लोग इस तरह से चहलकदमी करते हुए भी दिखेंगे। ये कश्मीर का आज का सच, जो ये कह रहे हैं कि कर्फ्यू है, लोग निकल नहीं पा रहे, उनको ये दृश्य जरूर देखने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और 144 लगी हुई है, अब भी कई इलाकों में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, कई जगह पर कम रिस्ट्रिक्शन है। ये भी आज के दृश्य हैं, ये आज टीआरसी के दृश्य हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एयरलाइन टिकटिंग काउंटर क्यों खुला है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा उसके लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन ये दृश्य आज के कश्मीर के दृश्य थे, ये हमने आपको दिखाया कि ये किस तरह के कश्मीर का आज का दृश्य है। और आपको एक बात और, जैसे हमने आपको दृश्य दिखाए तो वहीं पर हम आपको बता दें, दरअसल लोगों को एक बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि जो भी लोग श्रीनगर में हैं उनको जब अपने श्रीनगर से बाहर जाना होता था हवाई टिकट के लिए, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहे तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि लोगों को जाकर सीधा एयरपोर्ट जाना पड़ता था, एयरपोर्ट से उनको टिकट निकालनी पड़ती थी, क्योंकि कई जगह पर रिस्ट्रिक्शन है, एयरपोर्ट जाना टिकट निकालना लोगों के लिए एक असुविधा का काम था, लोगों को इससे खासी परेशानी हो रही थी। इसलिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया, और बड़ा कदम ये उठाया है कि अब टीआरसी में एक टिकटिंग काउंटर खोल दिया गया है, जहां से आप अपनी हवाई जहाज की टिकट ले सकते हैं। टीआरसी जो है, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर जो है, वो कश्मीर के बीच में ही है, लाल चौक के पास में है, जो दूरदर्शन का ऑफिस है उसके पास में है, और टीआरसी एक कह सकते हैं कि मुख्य इलाका है वहाँ का, तो वहाँ तक लोगों को पहुँचने में दिक्कत नहीं होगी। क्या है वहाँ से दृश्य और लोग क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। हम इस समय हैं कश्मीर के टीआरसी सेंटर पर, जहां पर टूरिस्ट के लिए फैसिलिटेशन किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर कम्युनिकेशन की वजह से, नेट नहीं चलने की वजह से जो टिकटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व करने के लिए जो लोकल प्रशासन है उसने कोशिश किया है कि जो लोग टिकट लेना चाहते हैं एयरलाइंस का, उनके लिए अलग से काउंटर खोले जाएं। कल से ये सुविधा शुरू की गई है, इंटरनेट की सुविधा यहाँ पर है, और जो कल एक काउंटर था और आज 6 काउंटर इस तरह से बन गए हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह से काउंटर्स बनाए गए हैं। जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर अपने काउंटर खोले हुए हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं अपना टिकट कराने के लिए एयरलाइंस का, अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर्स हैं, लोग अपने टिकट करा रहे हैं, और यहाँ पर जो उनकी दिक्कतें हैं उनको भी वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने हर एक जो इंडियन एयरलाइन जहाँ ऑपरेट करती है कश्मीर से, उन सबों को बुलाया था, उनको एक एक काउंटर दिया था हमने। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ ट्रेड और ट्रैवल के साथ जो टिकटिंग एजेंट्स भी हमारे वाबस्ता हैं, उनको भी हमने प्रोवाइड किया है फैसिलिटी, ताकि वो लोगों को टिकटें यहाँ से इशू करें। और उससे ये फ़ायदा हो सकेगा कि लोगों को एयरपोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, फस्किंग से नहीं जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो टीआरसी है ये सेंट्रल पॉइंट है, एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल साइड्स है। टिकटिंग की सुविधा यहाँ पर दिया है प्रशासन ने, ताकि जो लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, टिकट बुक कराना चाहते हैं, अपने प्रियजनों के टिकट बुक कराना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सुविधा कब से शुरू हुई है? ये कल से यहाँ पे सहूलियत दी गई है। आज क्या उसमें कुछ इंक्रीज किया गया है काउंटर्स को? काउंटर्स नहीं, जितने कल थे उतने ही है, ऑलमोस्ट उतने ही है। अभी कितने काउंटर हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 7-8 काउंटर है। तो पहले उनको जाना था, एयरपोर्ट जाना पड़ता था, वहाँ से बहुत सारे सिक्योरिटी चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता था। अब यहाँ पे ये सहूलियत है, एक तो हार्ट ऑफ द सिटी में है,
तो उनके लिए बहुत अच्छा ये सहूलियत बन गई है। ये एक शुरुआत भर है, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। कोशिश ये है कि जो कम से कम यात्री हैं उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। और दूसरी बात ये है कि आने वाले वक्त में इंटरनेट को धीरे धीरे ईज आउट करने का भी एक प्रयास इसको इस तौर पर देखा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हालात बेहतर हो रहे हैं, यहाँ के हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाएंगे। कैमरामैन भीम के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। तो हालात वहां के बेहतर हो, उसके लिए सरकार को, प्रशासन को बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, कई नई चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। और आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐलान ज़रूर किए हैं जिनसे आम कश्मीरी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ पाएगी। क्या हुए ये ऐलान, सुनते हैं। हमने एक्सरसाइज करके, हमारे सारे अफसरान ने, सीएस साहब ने, पूरे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें एक्सरसाइज करके ढूंढा। हमारे पास 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हम भरेंगे, उसकी हम घोषणा करते हैं। नौजवानों से कहेंगे कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें। 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहाँ के नौजवानों को दे देंगे और ये वैकेंसीज भर देंगे। तो यानी अभी नई पोस्ट क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन जो पोस्ट खाली पड़ी थी, 50,000 पोस्ट खाली पड़ी थी, उनको भरा जाएगा आने वाले 2-3 महीनों में। यानी कि कश्मीर के 50,000, जम्मू कश्मीर के 50,000 युवाओं के लिए एक मौका होगा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं इरफान गुल साहब। इरफान गुल साहब जम्मू कश्मीर के रहने वाले, कश्मीर के रहने वाले, कुलगाम के एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले ये श्रीनगर से, कश्मीर से दिल्ली पहुंचे हैं। इरफान गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इरफान गुल साहब, कैसे आप देखते हैं इस ऐलान को, 50,000 नौकरियों को? आपको लगता है कि वहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छी पहल है ये? अशोक जी, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये जो आज गवर्नर साहब ने ऐलान किया है 50,000 नौकरियाँ देने का, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बेसिक राइट जो एक इंसान का है, किसी का भी है, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। तो ये एक अच्छा चीज़ है, इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन साथ में ही यूथ को, वहाँ के यूथ को, मुझे लगता है अभी के लिए उनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो डिग्निटी की है। डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको डिग्निटी की सिक्योरिटी चाहिए, जो मुझे लगता है गवर्नमेंट को देखना चाहिए। वहाँ हर किसी, मतलब जो इनोसेंट लोग हैं, जिनको किसी चीज़ के साथ कोई भी नाता नहीं है, उनको एटलीस्ट उनको मतलब ह्यूमिलेट ना किया जाए डे टू डे एक्सरसाइज में। उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा सकते हैं? मुझे लगता है जो रिसेंटली जो अभी गवर्नर साहब ने जो बोला, आज 50,000 जॉब्स देने का ऐलान है, लेकिन इसका और 370 का हटना या 50 का हटना, यूनियन टेरिटरी 2 बनाना, इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। और इस जो वो पॉलिटिकल ग्रीवेंस है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी होगी, वो पॉलिटिकल ग्रीवेंस को सबस्टिट्यूट नहीं कर सकते। यानी आपको लगता है कि एक जाहिर सी बात है कि आप क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता, इसीलिए जो राजनीतिक चीजें हैं या जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी वहां पे काम कर पाए, डिग्निटी से काम कर पाए, वो भी जरूरी है। क्योंकि इसी संबंध में मैं आपसे एक बात और इरफान साहब जानना चाहूँ, क्योंकि अभी बीडीसी इलेक्शन की बात की और ये बड़ा जरूरी चीज थी जिसको शायद जिससे अभी जम्मू कश्मीर महरूम था, कि वहां पर राजनेता राजनीति तो करें, वहाँ सब हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक हो, ब्लॉक लेवल तक हो, पंचायत लेवल तक हो। उसके लिए अगर बीडीसी इलेक्शन बहुत जल्द जैसे कराने की बात है, आपको लगता है वो एक पहल ठीक रहेगी जिससे कि लोगों की कम से कम हिस्सेदारी तो हो? मैं चाहता हूं कि हर कोई इंसान जो भी है उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट उसके लिए वो डेमोक्रेसी में हिस्सा ले, मगर जिस तरीके से अभी के लिए वहाँ पे हालात है, मैं चाहता हूँ कल को जो भी एक्सरसाइज होगी, वो पॉलिटिकल असेंबली इलेक्शंस हो, पार्लियामेंट इलेक्शंस हो, या लास्ट जो अर्बन लोकल बॉडी पंचायत इलेक्शंस हुए थे, अगर उसमें कश्मीर वैली से खासकर, जम्मू से तो पार्टिसिपेशन होगी, जम्मू वैली से, जम्मू रीजन से, कश्मीर वैली से जब तक पूरी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, पॉइंट इज कि सरकार को जो लोग थोड़ा एलिनेट हुए हैं एक सेक्शन को छोड़ के, सरकार को पूरे इकदाम उठाने चाहिए कि वो, अगर कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट, सो कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सो कश्मीर इज मस्ट बी द फोकस, नॉट द कश्मीर। बिल्कुल। कश्मीरी, हम कहते हैं कि कश्मीरी हमारे, तो किसी ने कश्मीरी
को भी मुख्य धारा में जोड़ना। आपने बहुत सही बात मैं कही, एक पते की पॉइंट बात ऐड कही। करना हाँ, चाहता हूँ, लाइक Kashmir is an integral part of India. We can change it like it should be a Kashmiris are the integral part of India, and they should feel safe in every corner of the country. बिल्कुल। They should not be seen like aliens. They are not aliens. Everything Kashmiris and Indian people, the people are same everywhere. There is a political grievance which we need to understand. There is something. So that needs to be looked at a political level. Then there is a economic factor, and then there are some second to that. But we can develop Jammu and Kashmir. There should be a maximum participation of the people in this development. And for the first thing, I think what there should be, the dignity of the people should be restored. People should be given chances to speak whatever they want to speak, unless they go for the violence. So there should be a democratic setup. People बिल्कुल should डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, वायलेंस की इजाजत नहीं है। बाकी आपको जिस तरह से भी अपनी बात कहनी हो, राजनीतिक तरीके से या किसी और तरीके से, उसका हक सबको होना चाहिए। और बहुत आपने सही बात की, कश्मीरी जो हैं वो इस देश का हिस्सा हैं और इस देश में जैसे बाकी लोग हैं उसी तरह से हैं, तो उनको अलग से भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो देश भर में लोग हैं। कश्मीर की बात नहीं कर रहा, खास करके कश्मीरी, चाहे इरफान गुल जैसे लोग हैं, बाकी लोग हैं, जब वो देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं तो उनको भी इस बात का जो है होना चाहिए कि वो भी हमारे जैसे हैं, हमारा हिस्सा ही हैं, क्योंकि हर कश्मीरी इस देश का नागरिक है। ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आता हूँ। सवा सौ करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। एमआरपी को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, एमआरपी जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ओआरएस और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ओआरएस और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ओआरएस और जिंक है ना? एक बार फिर स्वागत है आपका कश्मीर का सच में। और कश्मीर को लेकर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर पैनिक कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर के जो नैरेटिव है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बात करें तो बदलता हुआ दिख रहा है। हालांकि इमरान खान 2 दिन पहले जब उन्होंने पाकिस्तानियों को संबोधित किया, टीवी पर आए,
तब उन्होंने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी थी। लेकिन असल में स्थिति वहाँ क्या है और वहाँ पे विपक्ष के नेता क्या सोचते हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। बिलावल भुट्टो वहाँ के विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं बिलावल भुट्टो, और उनका पूरा परिवार जो है राजनीति में बड़ा मसरूफ रहा है। सुनते हैं बिलावल भुट्टो ने कल किस तरह से कमेंट किया। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। जो हमारा मुआशी पॉलिसी का पोजीशन है वो आपके सामने है। ये होता है नतीजा जब हमारा सिलेक्टेड को आके बिठाते हैं। तो ये पैनिक तो दिख रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाला है। और इसलिए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पाक दहशतगर्दों को भेजता है, उसके कारण 2 गुज्जर समुदाय के लोगों को, 2 गुज्जर कश्मीरियों को जो है आतंकवादियों ने हत्या कर दी। और ये अब तक 370 हटने के बाद पहली आतंकी घटना है। 370 हटने के बाद पहली आतंकी घटना हुई है। इस आतंकी घटना में आतंकवादियों ने 2 गुज्जर कश्मीरियों की हत्या कर दी है। यह हत्या बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से की गई है। दहशतगर्दों ने दोनों गुज्जर कश्मीरियों को बर्बरता से मारा है। और ये आप जो है दृश्य देख रहे हैं, आतंकवादियों ने खानाबदोश गुज्जर कश्मीरियों को पहले अगवा किया था, उसके बाद दोनों की हत्या कर दी। तलाशी और बचाव दल को गोलियों से छलनी दोनों गुज्जर कश्मीरियों के शव मिले हैं। सभी विदेशी मीडिया और ज़्यादातर भारतीय मीडिया इन मासूम कश्मीरियों की हत्या पर खामोश है। आपको इसके ऊपर जो है बहुत डिबेट, बहुत चर्चा या बहुत रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस पर खामोश है। और आखिरकार ये गुज्जर भी कश्मीर के थे। तो मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, हमको शनाख्त कुछ नहीं आई और हथियार थे, हथियार साथ थे। तो उन तीनों ने बोला कबीर को आगे चलो थोड़ा, वहाँ एक आदमी आपको बुलाता है। वो उधर लेगा जंगल के साइड। तो फिर मैंने पूछा ये कहाँ लेकर, बोलता ये अभी वापस आएंगे। बहुत टाइम गुजर गया, बहुत दिन बीच में गुजर गया, लाश मिला नहीं। देर से मिला, 6-7 दिन के बाद लाश हमको, उसका डेड बॉडी कबीर का मिल गया। जंगल से मिला हमको, एक लाश मिला हमको जंगल से। दूसरा लिया मारसार से, नागाबेरी से, तो वो मिला 6-7-8 दिन के बाद पलंगी से। शिनाख्त नहीं आया, पट्टी बंद कर था, लेकिन था बासमान था। तो आज इसके खिलाफ गुज्जर समुदाय के 2 गुज्जर कश्मीरियों की हत्या पर आज प्रोटेस्ट भी हुआ। और इस प्रोटेस्ट में गुज्जर समुदाय ने पाकिस्तान को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और पुतला भी फूंका। बहुत संक्षेप में मैं इस पर टिप्पणी लेना चाहूँगा इरफान गुल साहब। इरफान गुल साहब, समय मेरा बहुत कम है, लेकिन इस हिंसा से निकालना है कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को, क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि ये जो भी मसला आजकल है, पॉलिटिकल मसला जो है, ये गन से सॉल्व नहीं होगा, चाहे वो उस साइड का गन हो या हमारा इस साइड का गन हो। मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को हम ऐसे खुश नहीं कर सकते कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग एलिनेट हो जाए। हम जम्मू जैसे 47 में कश्मीर के लोग सामने आके हिंदुस्तान के साथ आए थे, उसी तरह हमें कश्मीर के लोगों को साथ लेके चलना है। लेकिन वो इन रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई उनको पूछने के बगैर 370 या 35 या स्टेट को यूनियन टेरिटरी में, जो कि हमारे स्टेट का तो 150 साल का हिस्ट्री है, जब इकट्ठे 1846 में हुआ था। तो उससे वो डेवलपमेंट कश्मीरी या जम्मू के भी लोग सामने मतलब साथ नहीं आएंगे। हमें उनको अपने साथ लेके वो फिर बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को साथ लेकर चलना है और इसी के लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, वो उसके कारण लोगों को थोड़ा सी तकलीफ भी ज़रूर हो रही है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि जैसी ही स्थिति नॉर्मल हो और धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में लोगों की ज़िंदगी पटरी पर आए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच, इन कोशिशों के बीच, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इन कोशिशों को पलीता लगाने की भी कोशिश लगातार कर रही हैं।
पाकिस्तान में बैठे लोग, पाकिस्तान परस्त लोग जो झूठ का एजेंडा चला रहे हैं, फेक एजेंडा चला रहे हैं, उस फेक एजेंडे से सावधान रहने की जरूरत है। आप सावधान रहिएगा। इस तरह का जो भी फेक एजेंडा आपको मीडिया में दिखता है या फिर आपको वो इस तरह का जो है सोशल मीडिया पे दिखता है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। और जो कश्मीर का सच है वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और आज हमारे बीच कश्मीर गुल इरफान गुल साहब जुड़े, माफ कीजिएगा, कश्मीर के ही तो कश्मीर गुल भी कह सकता हूँ। इरफान गुल साहब कुलगाम से हमारे साथ आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान गुल साहब। तो आज कश्मीर का सच में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।